हाँ बच्चों, प्रश्न संख्या 14 देखिए क्या है। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस वर्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2,2 हो तथा बिंदु 4,5 से जाता है। तो क्या करना अपने को, उस वर्त का समीकरण याद करना है जिसका केंद्र h कोमा के तो 2,2 दे दिया अपने को, और कहाँ से जा रहा है बेटा, बिंदु 4,5 से। केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण, केंद्रीय रूप में वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। प्रश्नानुसार वर्त का केंद्र h कोमा के कितना है, 2,2। तो इसका मतलब क्या हो गया, h बराबर 2 तथा k बराबर भी 2। अतः वर्त का समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे, 4,5 से जा रहा है, तो चूंकि वर्त एक बिंदु 4,5 से गुजरता है, इसका मतलब x बराबर 4 y बराबर 5 इस समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो x की जगह 4 रख दो, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह रख दो 5, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया तो 2, 2 का वर्ग हो गया 4, 5 में से 2 गया 3, 3 का वर्ग हो गया 9 बराबर आर स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज आर स्क्वायर बराबर 13। आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख दो, आर स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये बन जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है 13। केंद्रीय रूप में रखना चाहो तो यही समीकरण है वर्त का, इसमें नहीं रखना चाहो तो इसको आगे और खोल के लिख लो, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 बराबर 13। तो दिस इम्प्लाइज ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y, 4 4 8 प्लस 13 इधर आ गए माइनस 13, 8 में से 13 गए तो माइनस 5 बराबर 0। ये मानक रूप में आ जाएगा, जो कि वर्त का अभिष्ट समीकरण है। तो ये अपना जो समीकरण चाहिए था वो मिल गया। अच्छा प्रश्न है बेटा वैसे।
अब 11.1 का आखिरी प्रश्न बेटा। प्रश्न संख्या 15। क्या बिंदु -2.5, 3.5 वृत्त x² + y² बराबर 25 के अंदर बाहर या वर्त पर स्थित है। अपने से पूछा है ये जो दिया गया बिंदु है, ये बिंदु वर्त के अंदर स्थित है कि इसके ऊपर स्थित है या बाहर, किसके, इसके। तो सबसे पहले मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं इस प्रकार की कभी भी कोई भी स्थिति हो। जैसे मान लीजिए बेटा ये कोई वर्त है, ये इसका केंद्र है, ये परिधि पे स्थित कोई बिंदु P है, तो CP क्या हो जाएगा, R। अब अपने पास कोई नया बिंदु Q है, Q, जिसकी स्थिति का पता करना है कि वो वर्त के अंदर स्थित है, वर्त की परिधि पे स्थित है या वर्त से बाहर स्थित है। तो कैसे पता करेंगे, जो दिया गया वर्त होगा उस वर्त की त्रिज्या तो अपने को पता होगी, तो इसका मतलब R ज्ञात कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो दिया गया वर्त है उस वर्त का केंद्र ज्ञात करेंगे, केंद्र से जो दिया गया बिंदु है उस बिंदु की दूरी ज्ञात करेंगे। अगर इस बिंदु की दूरी त्रिज्या से कम है तो इसका मतलब ये वर्त के अंदर स्थित होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इस बिंदु की त्रिज्या होती क्या है, वर्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी। अब इस बिंदु की वर्त के केंद्र से दूरी परिधि से दूरी से कम है, इसका मतलब कहाँ आएगा, ये वर्त के अंदर स्थित होगा। अगर कोई बिंदु वर्त की परिधि पे स्थित होगा तो उस बिंदु की केंद्र से दूरी किसके बराबर आएगी, त्रिज्या के। क्यों, क्योंकि ये तो वर्त के ऊपर है, परिधि पे है, तो परिधि और केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्या ही तो होनी चाहिए। अगर ये बिंदु Q वर्त से बाहर स्थित है कहीं पे, इसका मतलब क्या हो गया कि इन बिंदुओं के बीच की दूरी, किन कौन से बिंदु, वो दिया गया बिंदु और केंद्र के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या से ज़्यादा आएगी। तो अगर CQ <R मिल रहा है तब तो वर्त के अंदर, CQ बराबर R आ गया तो वर्त पर, और CQ R आ गया, त्रिज्या से ज़्यादा दूरी आ गई तो वर्त के बाहर। बस इतना सा कंसेप्ट इसमें लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो दिया गया बिंदु वर्त है इसका मानक रूप से कंपैरिजन कर लेंगे, किससे, x² + y² बराबर R² से। तो पता चल गया कि इसका केंद्र तो क्या है, मूल बिंदु है 0 0, त्रिज्या कितनी आ जाएगी 5। फिर केंद्र जो 0 0 मिला है उससे इस बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे अपन। अगर वो त्रिज्या से कम आ गई तो अंदर, त्रिज्या के बराबर आ गई तो वर्त पर, त्रिज्या से ज्यादा आ गई तो वर्त के बाहर स्थित होगा। दिया गया वर्त क्या है, x² + y² बराबर 25। तो दिस इम्प्लाइज ये हो गया x² + y² बराबर 5 का वर्ग, जो कि x² + y² बराबर R² रूप में है। अतः केंद्र तो क्या हो जाएगा 0 0, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 इकाई। ये मूल बिंदु आ गया।
केंद्र सी बोल देता हूँ इसको। माना दिया गया, त्रिज्या को यहाँ आर लिख देते हैं अपन, आर बराबर, माना दिया गया बिंदु P माइनस में 2.5 कोमा 3.5 है। अब दिए गए बिंदु P की वृत्त के केंद्र C से दूरी CP क्या हो जाएगी, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस में 2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 3.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा, अंडर रूट में माइनस, ये तो 0 करेंगे तो माइनस 2.5 ही बचेगा, और इसका वर्ग हो जाएगा 6.25, और इसका वर्ग हो जाएगा 12.25, तो 12 6 18.5 हो गया, तो ये हो गया 18.5। अब 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, तो ये तो 16 और 25 के बीच में है, तो इसका मतलब इसका जो मान आएगा वो 4 और 5 के बीच में आएगा। तो ये छोटा है किससे, 5 से, तो इसका मतलब जो C और P के बीच की दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या से कम है। अतः दिया गया बिंदु कोमा दिए गए वृत्त के अंदर स्थित है। इसका मतलब जो दिया गया बिंदु है वो दिए गए वृत्त के अंदर स्थित होगा बेटा। तो ये अपना प्रश्न संख्या 15 कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ में प्रश्नावली 11.1 भी कंप्लीट हो गई बेटा। तो वर्त के बारे में जो कुछ दे रखा था वो कंप्लीट हो गया। अब अगली हेडिंग है परवलय। पैराबोला। हाँ बच्चों, अब देखो परवलय है क्या, परवलय की परिभाषा पहले तो समझ लो, फिर उसी को अपन परिभाषा के रूप में लिख लेंगे। परवलय का जो आकार बेटा इस प्रकार से होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, पैरा से मतलब यहाँ से, और बोला है फेंकना। मतलब अगर अपन हवा में कोई गेंद फेंकते हैं तो किस प्रकार का पाथ बनाएगी, वो जो पाथ जो रास्ता होता है उसी को क्या बोला गया है, पैराबोला, परवलय बोला गया है। तो ये हो गई पैराबोला की। ये देख लेना, ये पैराबोला का बुक में दिया हुआ आपके। अब देखो पैराबोला है क्या बेटा, उस बिंदु का बिंदुपथ है, यहाँ पे ये कोई बिंदु P x, y ले रखा मैंने, और यहाँ पे कोई एक बिंदु F पहले से फिक्स कर दिया, एक अपने को सरल रेखा दे रखी है। तो इस बिंदु की इस निश्चित बिंदु से दूरी और इस बिंदु की इस नियत रेखा से लंबवत दूरी,
ये दोनों सदैव समान रहेंगी। अपने पास ये एक सरल रेखा है, ये एक नियत बिंदु है, तो ये जो परवलय है उस बिंदु का बिंदुपत होता है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी और नियत रेखा से लंबवत दूरी सदैव नियत बनी रहती है। इसका मतलब कितनी है, ये अब जितना पी एफ होगा उतना ही पी एम होगा। अगर मान लो ये बिंदु पी यहाँ पे आ गया, तब इस समय जैसे मान लो ये पी वन बन गया, तब जितना पी वन एफ होगा उतना ही क्या होगा, पी वन एम वन होगा। मान लो ये यहाँ पे आ गया पी टू पे, तो जितना पी टू एफ होगा उतना ही क्या होगा, पी टू एम टू होगा। मतलब ये दूरी इस बिंदु की इस नियत रेखा बिंदु से दूरी और इस नियत रेखा से क्या है, जो लंबवत दूरी होती है वो सदैव नियत बनी रहती है। तो इस प्रकार की स्थिति कहीं पे आ जाए कि मान लो कि इधर तो अपने पास एक कोई खूंटा गाड़ दिया, उधर कोई पाइपलाइन दे दी, अपने को दो इस प्रकार से रस्सी पकड़ा दी कि बस अब आपको चलना है, लेकिन ये कंडीशन है कि जो इधर खूंटे से जो लंबाई है रस्सी की और जो यहाँ पे कोई मान लीजिए कोई खंभा वगैरह गाड़ दिया है उस पर जो लंबवत दूरी है वो आपकी नियत रहनी चाहिए। तो आप किस प्रकार से मूव कर सकते हो, इस प्रकार का पाथ बनेगा आपका, ये परवलय बन गया। ये जो नियत बिंदु है इसको क्या कहेंगे, इसको इस परवलय की नाभि कहते हैं। और ये जो निश्चित रेखा है बेटा इसका नाम है नियता। फोकस बोलते हैं इंग्लिश में, इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये नाभि और ये नियता। तो अब इसी को परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। ये स्थिति कौन सी ली है, जब जो अपना नाभि है फोकस वो नियता पे स्थित ना हो। अगर नियता पे हो जाएगा तो क्या होगा, उसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। अभी परवलय उस बिंदु का बिंदुपत है, परवलय उस बिंदु का बिंदुपत है जिसकी एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा जिसकी एक निश्चित बिंदु से, यहाँ पे लिख रहा हूँ बिंदु से दूरी तथा एक निश्चित रेखा से लंबवत दूरी, यहाँ कोष्टक में लिख रहा हूँ नियत बिंदु रेखा पर ना हो। तो परवलय उस बिंदु का बिंदुपत है जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी तथा एक निश्चित रेखा से लंबवत दूरी सदैव समान रहती है। निश्चित बिंदु परवलय की नाभि फोकस एफ से लिखेंगे, निश्चित बिंदु परवलय की नाभि कहलाता है। निश्चित रेखा परवलय की नियता डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ये तो बात होगी नाभि और नियता की। अब देखो कुछ शब्द और लिखूंगा अभी मैं, उनके बारे में भी समझ लेना अभी साथ के साथ ही।
इसके बारे में तो बता दिया, नाभि और नियता। अब इसके बाद में अगली परिभाषा देखो, नाभि से गुजरने वाली तथा नियता के लंबवत रेखा परवलय की एक्स कहलाती है। देखो बेटा, इस नाभि से तो गुजरनी चाहिए और इस नियता की क्या होनी चाहिए, लंबवत रेखा। तो ये रेखा इस परवलय की क्या कहलाएगी, एक्स कहलाएगी। ये परवलय हो गई। ये जो परवलय है अपनी एक्स के सापेक्ष सदैव सममित होता है। सममित का मतलब क्या है कि जैसा आकार, जितना क्षेत्रफल, जो भाग जैसा इसके एक्स के ऊपर बनेगा वैसा का वैसा क्या बनेगा, नीचे बनता है। तो ये भी इसी में लिख देता हूं, परवलय अपनी एक्स के सापेक्ष सममित होता है। सममित का मतलब जैसा ऊपर वैसा का वैसा नीचे। उसके बाद अगला पॉइंट, एक्स तथा परवलय का प्रतिच्छेद बिंदु शीर्ष कहलाता है। तो ये तो रहा बेटा परवलय, ये रही एक्स। तो इस बिंदु को कौन सा, परवलय और एक्स का, इसमें ध्यान रखना शंकु परिच्छेद में कोई भी वक्र दे रखा है और एक्स दे रखा है, उसके प्रतिच्छेद बिंदु को सदैव शीर्ष बोलेंगे। परवलय में भी ऐसा हो रहा है, वर्त में भी ऐसा ही होगा, दीर्घ वर्त में भी है, अति परवलय में भी। तो ये क्या हो गया, शीर्ष। जहां पे नियता एक्स को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को बोलते हैं नियता का पाद बिंदु। तो ये होगी परवलय से संबंधित कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं। अब परवलय का मानक समीकरण ज्ञात करेंगे। तो ये परिभाषा बेटे दिमाग में होनी चाहिए आपके, एक्स क्या होता है, नाभि क्या होगी, शीर्ष क्या होगा, नियता क्या होगी, शीर्ष क्या होते हैं। अब देखो बेटा, अगली हेडिंग, परवलय का मानक समीकरण या प्रामाणिक रूप। मानक क्या, इसमें अपन मानते हैं पहले से फिक्स है। माना परवलय की नाभि के निर्देशांक a,0 हैं, x x है, x है, तभी तो नाभि के निर्देशांक a,0 है बेटा। x पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x,0 के रूप में होते हैं, ठीक है।
शीर्ष, बस इसी से एक अपना काम हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें निकाल लेंगे। और एक और लिख लो, लिखना चाहो तो, नियता x बराबर -a है। तो परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, देखो ये परवलय है, इसमें ये फोकस नाभि है जिसके निर्देशांक हैं a,0, ये x है, जो इस परवलय की x का काम कर रही है बेटा। ये नियता है और इसका समीकरण क्या है, x बराबर -a। इसका जो शीर्ष है वो कहाँ हो जाएगा, मूल बिंदु पे। क्यों, क्योंकि अगर मूल बिंदु की इस बिंदु से दूरी a है तो इधर भी तो दूरी a ही होनी चाहिए ना, क्योंकि परिभाषा भी बताई थी उस बिंदु का बिंदुपथ होगा जिसकी एक नियत बिंदु से और एक नियत रेखा से दूरी सदैव क्या रहेगी, समान रहेगी। तो इसीलिए तो ये जो नियता है, इस नियता के पाद बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, -a,0। तो जो शीर्ष है ना वो नियता के पाद बिंदु और फोकस का मध्य बिंदु होता है, हमेशा याद रख लेना। ये मैं बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट बता दूंगा। मैं मान लेता हूं कि इस परवलय पे कोई चर बिंदु x, y है, तो PF बराबर PM होगा। रेखा को इस रूप में लिख देता हूं मैं, x + a बराबर 0। तो परवलय की परिभाषा से PF बराबर PM, तो दिस इम्प्लाइज PF का स्क्वायर क्या आ जाएगा, PM का स्क्वायर आ जाएगा। PF क्या होगा, इस बिंदु P से इस बिंदु के बीच की दूरी, तो उसका स्क्वायर लेना तो बनेगा x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर PM। इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का वर्ग। तो x की जगह तो x ही है, तो ऊपर तो आएगा x + a अपॉन √ में x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग और इसका स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज ये क्या बन गया, x - a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में x + a का होल स्क्वायर। तो ये बन गया x स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया। तो यहाँ पे फाइनली बन गया y स्क्वायर बराबर 4ax। तो अगर किसी परवलय का शीर्ष नहीं फोकस a,0 हो, नियता x बराबर -a हो और x x हो, तो उस परवलय का मानक समीकरण क्या होता है, y स्क्वायर बराबर 4ax। फिलहाल के लिए इतना ही दिमाग में बिठा लो, ये y स्क्वायर बराबर 4ax कौन सी परवलय का समीकरण है, जिसके नाभि के निर्देशांक क्या हैं, a,0 है, नियता क्या है, x बराबर -a है। इसके बारे में डिटेल में अभी सारी बात देखेंगे। ये तो पहला एक ही रूप है, ऐसे 3 रूप और हैं इस परवलय के। मानक रूप की अगर बात करें तो अपन, हाँ बच्चों, तो परवलय का जो मानक समीकरण है उसके बारे में देख लिया था। कौन सा मानक समीकरण पढ़ लिया अपन ने, y स्क्वायर बराबर 4ax।
अब इसके बारे में वापस रिवाइज करने से पहले और भी परवलय के मानक जो समीकरण है वो सारे पढ़ने से पहले परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति के बारे में जानते हैं अपन। परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति। देखो, जब आपको परवलय की परिभाषा लिखवाई थी मैंने, तो उस समय परिभाषा में क्या बताया था? परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक नियत रेखा से लंबवत दूरी और एक नियत बिंदु से दूरी सदैव समान बनी रहती है। और वहाँ कोष्टक में क्या लिखा था कि जो नियत बिंदु है वो नियत रेखा पे स्थित नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या ले रहा हूँ कि जब नियत बिंदु कोमा नियत रेखा पर स्थित हो, तो अब उस स्थिति में क्या बनेगा? जब ये मान लो कोई नियत रेखा है, ये नियत बिंदु है, ये P बिंदु है जिसका बिंदुपथ ज्ञात करना है, और इस प्रकार से है कि PF किसके बराबर हो? PM के बराबर हो। तो उस समय ये जो बिंदुपथ बना था इसका, वो इस प्रकार से बना था परवलय, जिसका समीकरण अपने निकाल लिया था इसमें y² बराबर 4x। कौन सी स्थिति में? जब फोकस के निर्देशांक क्या दे रखे हैं अपने को? 1,0 और नियता x बराबर -1 हो तब। अब ये जो बिंदु F है उसको मैं रख रहा हूँ नियता पे। तो अब आप खुद ही बता देंगे कि बिंदुपथ क्या बनेगा। बिंदु का जो पथ वही बिंदुपथ। ये तो नियत रेखा ले ली मैंने, जिसको क्या कहते हैं मैं? नियता। और ये बिंदु मैंने F ले लिया इस बार, ठीक है। अब मैं कोई बिंदु P ले रहा हूं। इस बिंदु P से क्या करूंगा? इस रेखा पे लंब डाल रहा हूं, लंबवत लंबाई। और इस बिंदु P की क्या कर रहा हूं? F से दूरी ले रहा हूं, और F भी यही है। इसका मतलब ये दूरी समान होगी ना, PF बराबर ही PM बन गया। तो इस बिंदु का बिंदुपथ अब आगे बढ़ा रहा हूं, अभी बिंदु यहाँ पे आ गया, अब बिंदु यहाँ पे आ गया, तो ये PF बराबर PM आएगा प्रत्येक स्थिति में, इसी को डैश डैश। तो अब मैं डैश डैश जो बना रहा हूं उसमें आप कोई भी बिंदु लो, उस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी PM और इस बिंदु P की इस F फोकस से जो दूरी है वो हमेशा समान ही तो बन रही है, क्योंकि जो M है वही तो F बन रहा है। तो एक किसी बिंदु की जो अगर दोनों बिंदु समान हो गए, संपाती बिंदु होगी, तो दूरी तो PM बराबर PF समान ही आनी है। तो इसका मतलब अब इस स्थिति में जो बिंदु है उसका पथ क्या हो जाएगा? ये जो डैश डैश बन रहा है, मतलब इस समय इस बिंदु का P का जो पथ है वो एक सरल रेखा होगा। कैसी सरल रेखा? जो नियता के लंबवत होगी। अगर ये F इस नियता पे नहीं था, उस समय अपने पास बिंदु P का बिंदुपथ ये इस रूप में बन रहा था जिसका नाम अपन ने दिया था परवलय। लेकिन अगर ये F इस P पे, इस पे नियता पे ही आ गया, तो प्रत्येक स्थिति में PF PM के बराबर है, क्योंकि M और F क्या बन गए? संपाती बन गए। तो अब एक स्थिति और दूरी होनी चाहिए लंबवत। इसका मतलब बिंदु बस एक ही अपने पास स्थिति बची कि लंबवत जो रेखा होगी उसके अनुदिश क्या करेगा? ये भ्रमण करेगा। तो बिंदु P का बिंदुपथ क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा। और कैसी सरल रेखा? जो इस निश्चित रेखा जिसका नाम क्या है? नियता, इसके लंबवत हो। तो जब नियत बिंदु नियत रेखा पे स्थित हो तो बिंदु का बिंदुपथ एक सरल रेखा होगी जो नियत रेखा के लंबवत होगी। ये परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है। इस स्थिति को अपन काम में नहीं लेंगे। तो वापस सुन लो बेटा ध्यान से,
जब f नियता पे नहीं है और pf बराबर pm है तब तो बिंदुपथ परवलय बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। अगर f और m एक ही हो गया मतलब नियता पे ही आ गया तो उस समय pf pm के बराबर रहेगा, क्योंकि f और m दोनों हैं। और इस स्थिति में जो बिंदुपथ बनेगा वो इस नियता के लंबवत एक सरल रेखा होगी। तो इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति। ठीक है, इसको ध्यान में रखना आप। हाँ तो बेटा आप जो परवलय की जो मानक समीकरण है, अपने पास में 4 मानक समीकरण है। पिछले वीडियो में इसके बारे में आपको बता दिया था, y² बराबर 4x क्या होता है। अब वो चारों में एक साथ ही लिख रहा हूँ, उनमें क्या अंतर होगा, क्या बात है, जो कुछ भी है वो अपन एक साथ देख लेंगे। पहले रूप हो गया y² बराबर 4ax, दूसरा रूप हो जाएगा y² बराबर माइनस का 4ax, तीसरा हो जाएगा x² बराबर 4ay और x² बराबर माइनस 4ay। अब देखो जो वक्र बनेगा वो वक्र कैसा बनेगा? y² बराबर 4x का इस प्रकार का। ये y² बराबर 4ax है और ये नियता है। अब इनके बारे में सब बताएंगे, नीचे पॉइंट बनाते जाएंगे। y² बराबर माइनस 4ax है, इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो ये आलेख अपने को इस प्रकार से बनाए दिखेगा। और इसकी जो नियता है वो इधर आ जाएगी। x² बराबर 4ay की बात करें तो और नियता ये बनेगी नीचे। और x² बराबर माइनस 4ay की बात करें तो और ऊपर की तरफ नियता आ जाएगी। ये x o x डैश y o y डैश, इसमें भी ये x o x डैश, ये y o y डैश, इसमें भी ये x o x डैश y o y डैश, x o x डैश y o y डैश। परवलय के 4 मानक समीकरण है बेटा, मानक रूप है। y² बराबर 4ax, y² बराबर माइनस 4ax, x² बराबर 4ay और x² बराबर माइनस 4ay। अब देखो इन चारों स्थितियों में मैं बात कर रहा हूँ शीर्ष की। शीर्ष क्या हो जाएंगे आप देख लो, शीर्ष क्या बताया था? शीर्ष बताया था बेटा x और वक्र का प्रतिच्छेद बिंदु। तो चारों स्थितियों में देखो शीर्ष के निर्देशांक क्या है? मूल बिंदु 0 0। तो इसका शीर्ष हो जाएगा 0 0, इस परवलय का शीर्ष क्या हो जाएगा? 0 0, इसका 0 0 और इस परवलय का शीर्ष भी 0 0। नाभि की बात करें तो फोकस, इसकी नाभि ये होगी, इसकी नाभि ये होगी, इस परवलय की नाभि यहाँ आएगी ऊपर की तरफ
और इस परवलय की नाभि यहाँ आएगी। तो नाभि के निर्देशांक इस परवलय के लिए क्या हो जाएंगे, a,0, इसके लिए -a,0, इसके लिए 0,a और इस परवलय के लिए 0, -a। तो ये f बनेगा a,0, ये बनेगा -a,0, ये बन जाएगा 0,a और ये बन जाएगा 0, -a। नियता का समीकरण क्या बनेगा, ये इसके लिए बनेगा x बराबर -a, x बराबर -a। यहाँ पे बन जाएगा x बराबर a, यहाँ पे बनेगा y बराबर -a, ये y बराबर -a और ये y बराबर +a। ये नियता बन जाएगी बेटा y बराबर a, क्योंकि अगर मूल बिंदु से फोकस की दूरी a है तो ये दूरी भी a ही होनी चाहिए। ऋणात्मक x पे है तो माइनस से आ जाएगा, धनात्मक पे है तो प्लस से, ऐसे ही ऋणात्मक y पे है तो माइनस से, धनात्मक पे है तो प्लस से। तो इसमें x बराबर हो जाएगा, और क्योंकि x y x के समांतर रेखा का समीकरण x बराबर अचर होता है, तो ये a दूरी पे है, ऋणात्मक x पे है तो x बराबर -a, यहाँ पे x बराबर है, ये वो x के समांतर रेखा है तो y बराबर अचर, तो y बराबर -a और यहाँ पे y बराबर प्लस से आ जाएगा। ये हो गई नियता के समीकरण। नियता के पाद बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पाद बिंदु क्या बताया था, जहां नियता x को काटती है, इसमें x है x, तो ये बन जाएंगे -a,0। तो पहली के लिए तो क्या आ जाएंगे -a,0। इसमें क्या बन जाएगा, ये निर्देशांक a,0, तो यहाँ पे आ जाएगा a,0। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 0, -a, तो बन जाएगा 0, -a और यहाँ पे ये बनेगा 0, a, तो ये बन जाएंगे 0, a। तो ये बात हो गई शीर्ष, नाभि, नियता के पाद बिंदु के निर्देशांक। उसके अलावा अभी कुछ बातें और हैं वो भी बताऊंगा मैं, तो ये दिमाग में होनी चाहिए। ये चारों वक्रों के लिए मैं एक साथ लिख रहा हूँ, परवलय के 4 मानक रूप हैं, तो यहाँ इसमें चारों मानक रूप से संबंधित जो भी डिटेल चाहिएगी वो आ जाएगी सारी की सारी। x क्या होती है इसमें, इस मानक रूप में x, इसमें x, इसमें y और इसमें y। तो इन दोनों में तो देखो एक तरफ एक घात है, एक तरफ 2 घात है, x की घात 1, यहाँ भी x की घात 1, तो इसमें x आ रही है। इसमें y की घात 1 बन रहा है, यहाँ भी y की घात 1, तो इसमें x बन रही है, दोनों में y। अब x का समीकरण, इस परवलय के x का समीकरण क्या हो जाएगा, x बन रही है तो x का समीकरण होता है बेटा y बराबर 0, तो y बराबर 0, यहाँ भी y बराबर 0, इसमें yx है, yx का समीकरण होता है x बराबर 0, x बराबर 0। ये हो गए x और x का समीकरण। इसमें परवलय कहाँ खुलता है, परवलय का मुंह या किस दिशा में खुल रहा है, तो y² बराबर, इसमें देखो यहाँ पे ध्यान रखा करो, अगर प्लस x है तो प्लस x की तरफ आएगा, माइनस में x है तो माइनस x की तरफ, यहाँ देखो प्लस का y है तो धनात्मक y की तरफ खुल रहा है, और यहाँ देखो माइनस y है तो ऋणात्मक y की तरफ। तो इसमें क्या आएगा
धनात्मक एक्स एक्स, इसमें ऋणात्मक एक्स एक्स, इसमें धनात्मक वाई एक्स और इसमें ऋणात्मक वाई एक्स, ऋणात्मक वाई एक्स। तो ये बातें हो गई किसके लिए? नाभि, शीर्ष, नियता का पाद बिंदु, एक्स का समीकरण और परवलय का मुंह किस तरफ खुल रहा है, और इनका मतलब ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 4x इस प्रकार से बनता है, वाई स्क्वायर बराबर -4x इस प्रकार से बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay इस प्रकार बनेगा, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay। अभी भी इसमें कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, जैसे नाभिलंब के समीकरण, नाभिलंब के शीर्ष के निर्देशांक। तो ये बताने से पहले नाभिलंब क्या होता है वो जानेंगे अपन, फिर उसके बारे में और बची हुई डिटेल पढ़ेंगे।